Hello everyone, here is ML Goel. वेलकम टू ML Goel अकाउंटेंसी क्लासेस। यूट्यूब के इस महत्वपूर्ण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय कई राज्यों में समर वैकेशन घोषित हो चुका है। ऐसे में जो बालक 11th क्लास पास करके और 12th क्लास के अंदर पहुंचे हैं, इस समय 11th का बेस एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। उनके बेसिक कंसेप्ट जो अधूरे रह गए हैं अवश्य पूरे होंगे और 12th क्लास में उनको बहुत ही आसानी होगी प्रत्येक चैप्टर को समझने में। और ऐसे बालक जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं और कॉमर्स का मानस बना चुके हैं, वे भी अकाउंटेंसी की प्रारंभिक जानकारी इस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं फाइनल अकाउंट पार्ट 4 की ओर। समझिए इसको। अंतिम खाते बनाने की आवश्यकता, उपयोगिता, महत्व या उद्देश्य कुछ भी गिन लीजिए, चाहे आप नेसेसिटी गिन लीजिए, यूटिलिटी गिन लीजिए, इंपॉर्टेंस मान लीजिए या फिर ऑब्जेक्टिव्स। अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट क्यों बनाए जाए, चलिए मोटी मोटी बातें समझते हैं। सबसे पहली बात, लाभ हानि की जानकारी। व्यवसाय में वर्ष भर में जो भी क्रियाकलाप हुए हैं उससे व्यवसाय को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी बात है आर्थिक स्थिति की जानकारी। व्यवसाय की संपत्तियां और लायबिलिटीज कितनी हैं, एक निश्चित तिथि को हमें यह जानकारी मिल जाती है। व्यवसाय की प्रगति व दिशा की जानकारी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमें यह जानना जरूरी है कि व्यवसाय किस ओर बढ़ रहा है, क्या लाभ की ओर बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसकी गति क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो लाभ हुआ है वह किस प्रकार का है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हुआ है। ये सब जानकारियां हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से मिल जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, व्यवसाय से जुड़े विभिन्न पक्षकारों को जानकारी। व्यवसाय केवल व्यवसायी का नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारे हित रखने वाले पक्षकार होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए जरा। अंशधारी जो कि व्यवसाय में शेयर खरीदते हैं, ऋणदाता व्यवसाय को ऋण देने वाले, बैंक भी व्यवसाय को लोन देता है, सरकार को चाहिए क्या, टैक्स, जीएसटी या अन्य प्रकार के टैक्स समय पर चुकाए गए हैं या नहीं चुकाए गए हैं। व्यवसाय अगर प्रगति कर रहा है, लाभ में है, तो सरकार को टैक्स अधिक से अधिक प्राप्त होता है। उपभोक्ता को चाहिए कम कीमत पर समय पर अच्छी वस्तु। लेनदार क्रेडिटर्स जिन्होंने व्यवसाय को उधार माल दिया है, क्या व्यवसाय की अल्पकाल की शोधन क्षमता अच्छी है, यह जानकारी हमें बैलेंस शीट से और ट्रेडिंग पेंडल से मिल जाती है। कर्मचारी को चाहिए स्थायित्व और समय समय पर पदोन्नति, बोनस और अच्छा वेतन। अगर व्यवसाय प्रगति करता है तो ये सारे हित इनके पूरे होते हैं। फिर है विनियोगकर्ता। व्यवसाय में जो इन्वेस्टर है वो यह देखते हैं कि हमारा जो पैसा लगा है वह सुरक्षित है, साथ ही हमें जो रिटर्न प्राप्त हो रहा है वह पर्याप्त प्राप्त हो रहा है या नहीं। शोधकर्ता जो भी है रिसर्च करते हैं कि जो व्यवसाय है उस व्यवसाय के अंदर कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, यह व्यवसाय किस प्रकार प्रगति कर रहा है, आदि बातें जो है वो रिसर्च करने वाला जानकारी प्राप्त करता है। इसी से व्यापार एसोसिएशन, आजकल जो है ट्रेड एसोसिएशंस हो गए हैं जिनकी रुचि होती है कि कौन सा व्यवसाय प्रगति कर रहा है, कौन सा अवनति कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या निर्णय होने चाहिए, व्यवसाय के हित के लिए कौन कौन से डिसीजन हो, ये सारी बातें। ये तो है पक्षकार। तो इन सब पक्षकारों को अंतिम खातों में अपना अपना हित होता है। नेक्स्ट है भविष्य की योजनाओं का निर्माण। देखिए अगर व्यवसाय प्रगति कर रहा है तो और यूनिट लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि और यूनिट लगाई जा सके।
क्या व्यवसाय में सेल्स बढ़ सकती है, ये सारी जानकारी हमें इन खातों से मिलती है और भविष्य के लिए योजनाएं बन सकती है। प्रबंधकों को विभिन्न निर्णय लेने में सहायता मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, वह व्यवसाय के संबंध में विभिन्न प्रकार के डिसीजन लेती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से विभिन्न प्रकार के निर्णय है, निष्कर्ष है, वो निकल सकते हैं। अनुपात विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस आदि, कोष प्रवाह, रोकड़ प्रवाह आदि के द्वारा प्रबंधकों को कई प्रकार की जानकारी मिलती है और व्यवसाय के संबंध में उचित निर्णय लेने में प्रबंधकों को सहायता मिलती है। व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का ज्ञान, कि व्यवसाय कितना लाभ कमा रहा है, भविष्य में कितना लाभ कमाएगा, क्या परसेंटेज है उसका, आदि जानकारी हमें इन खातों से और बैलेंस शीट से मिल जाती है। शेयर बाजार पर प्रभाव, जब वित्तीय वर्ष के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट प्रकाशित होते हैं तो कंपनी की साख मालूम चल जाती है। अगर स्थिति अच्छी है तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी के शेयर उछाल मारते हैं और अगर स्थिति खराब है तो शेयर मार्केट में उसके शेयर नीचे की ओर आ जाते हैं। प्रबंधकों की योग्यता का अनुमान, जो बाहरी पक्षकार हैं वह देख लेते हैं कि व्यवसाय, कंपनी, पार्टनरशिप अगर आगे बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है, सही डिसीजन लेता है, सही समय पर लेता है, आदि बातें। तो जो प्रबंधक हैं उनकी योग्यता का, क्षमता का अनुमान भी इन खातों के माध्यम से लग जाता है। अब दो महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, अंतिम खातों की लेखा अवधि, जो फाइनल अकाउंट है उनकी लेखा अवधि क्या रहेगी। अकाउंटिंग ईयर फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो बात तो बहुत सीधी सी है। यह जो अवधि है या वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, ये एक वर्ष का होता है और यह एक वर्ष पहले व्यवसायी अलग अलग रखते थे, जनवरी से दिसंबर, दीपावली से दीपावली या अन्य प्रकार से। लेकिन अब सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि हर व्यापार का वित्तीय वर्ष एक ही होगा। कौन सा? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। जैसे कि अभी हम बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024, और पिछला वर्ष अगर गिनाएं तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023, जो कि अभी ही वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है। तो यह ध्यान रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक और महत्वपूर्ण बात है, वर्ष समाप्ति पर, फॉर द ईयर एंडिंग, वर्ष समाप्ति पर का तात्पर्य यह है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वे पूरे वर्ष के एंड में व्यवसाय का लाभ हानि दर्शाते हैं, जबकि उस दिन एज ऑन और एज एट एक निश्चित तिथि को, जैसे कि बैलेंस शीट में शीर्षक में हमें लिखते हैं, बैलेंस शीट में एज ऑन या एज एट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बैलेंस शीट में जो असेट्स है, जो लायबिलिटीज है, वह उसी दिन व्यवसाय की स्थिति बताते हैं। एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात उनके बैलेंस में अंतर आ सकता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस्तेमाल करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, जबकि बैलेंस शीट में इस्तेमाल करते हैं एज ऑन। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अंतिम खातों में मुख्य रूप से 2 खाते और एक विवरण बनाया जाता है, और वह है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता। व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए जैसा कि इसका नाम है ट्रेडिंग, अर्थात यह ट्रेड से बना है, व्यापार से बना है। आपका मूल व्यवसाय क्या है और मूल व्यवसाय से क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। तो यह ज्ञात करने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। समझिए इसके अर्थ को। वित्तीय वर्ष के अंत में पहली बात तो यह है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनेगा ये ट्रेडिंग अकाउंट। बनाया जाने वाला वह खाता जिसमें बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड। समझिए इसको, जो माल आपने वर्ष भर में बेचा है उस माल की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यह ज्ञात होता है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करनी है। साथ ही शुद्ध विक्रय मूल्य अर्थात वैल्यू ऑफ नेट सेल्स, जो माल आपने बेचा है और जो माल आपका वापस आ गया है उसका जो डिफरेंस है वह कहलाता है नेट सेल्स। तो नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तुलना की जाती है। समझिए आगे के अंतर से सकल लाभ अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट या फिर सकल हानि ग्रॉस लॉस ज्ञात किया जाता है। यह एक अवास्तविक खाता अर्थात नॉमिनल प्रकृति का अकाउंट है। तो आप समझ गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स दोनों का जो कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने से क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। यह तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी राशि अधिक होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा और कौन सी राशि अधिक होगी तो ग्रॉस लॉस होगा। यह एक अवास्तविक खाता है जिसे हम नॉमिनल अकाउंट भी कह सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम कि व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के क्या उद्देश्य हैं, यह क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो हम जानते हैं जो मूल उद्देश्य है वह है सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की गणना करना। इसका जो रिजल्ट है खाते का वह निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। दूसरी बात यह है प्रत्यक्ष व्यय या प्रत्यक्ष खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जानकारी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो गुड्स को क्रय से लगा करके गोदाम तक पहुंचाने में किए जाते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो यूनिट पर पूर्ण रूप से भारित किए जाने वाले खर्चे कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अर्थात गुड्स पर होने वाले सीधे सीधे खर्चे कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जानकारी भी मिल जाती है। तीसरी बात, सकल लाभ की दर ज्ञात कर तुलनात्मक अध्ययन करना, यह मालूम करना कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वह कितना हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर कितना परसेंटेज है या टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज है। साथ ही इसकी तुलना की जाती है किससे, पिछले वर्षों के दर से, पिछले वर्षों के लाभ से। तो क्या व्यवसाय प्रगति कर रहा है, इसके ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली व्यवसाय प्रगति कर रहा है। ओपनिंग स्टॉक या प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी, ये दोनों मदें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाती है। फिर आता है शुद्ध क्रय नेट परचेज, शुद्ध विक्रय नेट सेल्स की जानकारी। देखिए परचेज क्रेडिट भी होता है कैश भी होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से परचेज रिटर्न को घटा दीजिए। साथ ही माल के अन्य उपयोग जैसे कि निजी उपयोग के लिए माल निकाला, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चैरिटी आदि जो कि अन्य उपयोग में आता है माल, वह भी लेस कर दीजिए और नेट परचेज ज्ञात हो जाता है। साथ ही नेट सेल्स भी इससे मालूम चलता है। फिर है बेचे गए माल की लागत ज्ञात करना। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो माल आपने वर्ष भर में बेचा है उस माल की कॉस्ट क्या है, और कॉस्ट जब मालूम चलेगी तो जो आपने विक्रय किया है उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है आपके सामने, क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो यह था फाइनल अकाउंट पार्ट 4। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और एज यूजुअल इसको रिवाइंड करके एक एक चीज़ को अवश्य समझिए। अगला जो है पार्ट 5, उसमें हम प्रारंभ करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, उसकी कौन कौन सी मदें हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा और अन्य बातें। ये सारी बातें आपको समझ में आएगी फाइनल अकाउंट पार्ट 5 में। एज यूजुअल सब्सक्राइब दिस चैनल and share this link to needy person. Thank you so much for being with me and keep in touch with this channel.